तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानी। आज हमारी चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दूसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग ये समझेंगे कि इस देश में आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं करी गई, जबकि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। और इसी क्रम में इससे संबंधित 2 से 3 केसेस हम लोग सीखेंगे और वर्तमान व्यवस्था क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो लगभग सर पे हैं और इसका नोटिफिकेशन भी दिसंबर तक आ जाएगा। और जब भी कभी चुनाव सर पर होते हैं तो देश में कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद जरूर पैदा होता है। और एक बहुत मशहूर शायर हैं, उनका नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा शेर है जो मुझे हमेशा चुनाव के समय में याद आता है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में फिर चुनाव आ गया। तो अक्सर जब भी इलेक्शन सर पे होंगे तो आपके हित की बात करी जाएगी, आपकी बेहतरी की बात करी जाएगी। ये तो एक अच्छे देश की निशानी है। लेकिन अगर कहीं पे जातिवादी व्यवस्था है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति का आधार है वही जाति है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब जाति पर चलती हैं। तो यहाँ पर तो इलेक्शन के टाइम पे आपको अपनी जाति याद दिलाई जाएगी, आपको आपका धर्म याद दिलाया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप अपने जाति के नेता की तरफ मोल्ड हो जाएं। इवन पिछले इलेक्शंस में तो मैंने देखा कि कौन कितना बड़ा दलित है इसके लिए भी रेस लग गई थी। कोई कह रहा था हम दलित है, कोई कह रहा था महादलित है। तो ये महादलित का भी कॉन्सेप्ट पहली बार भारतीय राजनीति में आ गया था। तो ये बुरी चीज है, ये एक सभ्य समाज की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जिन मुद्दों पे चर्चा करनी होती है उन पे तो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन फालतू के मुद्दों को लेकर के एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। जैसे कि इस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन किस बात को लेकर के हो रहा है? राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को लेकर के हो रहा है। तो हम लोग एक इतनी अच्छी और सभ्य सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। तो चलिए खैर, हमारे जैसे शिक्षकों ने बीड़ा उठा रखा है समाज को जागरूक करने का, तो इसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हिंदी में कहा जाता है समान नागरिक संहिता। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को आम आदमी की भाषा में समझें तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि कोड का मतलब आखिर होता क्या है। हिंदी में कोड को कहते हैं संहिता। अगर किसी भी चीज को या किसी भी कानून को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा दिया जाए, हमारे समाज में कई सारी ऐसी प्रथाएं और कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जो समय के साथ कानून बन गई। इसलिए जब कोई बच्चा लॉ पढ़ता है तो वहां पर भी यही सिखाया जाता है कि कानून जब मूर्त रूप लेता है तो उसका आधार क्या होता है। कानून का आधार कहीं ना कहीं लोक परंपराएं ही होती हैं जो आगे चल के कानून बन जाती हैं। इसीलिए जब भी किसी चीज को कोडिफिकेशन किया जाएगा, संहिताबद्ध किया जाएगा, तब वो कानून बनेगी। तो ये कोड क्या है आपको बात समझ में आ गई होगी। संहिता आम बोलचाल की भाषा में कानून या लॉ। अब ये जो कोड है हमारे देश में, ये 2 प्रकार की है। पहली है क्रिमिनल कोड, इसे हम हिंदी में आपराधिक संहिता कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आती है सिविल कोड, इसे हम लोग नागरिक संहिता कहते हैं। और यदि आप किसी भी सभ्य समाज में जाएंगे आज के समय में तो यही 2 कोड्स आपको मिलेंगे। दुनिया के लगभग हर देश में, यूएस के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, जितने भी डेवलप कंट्री हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर आपको यही 2 कोड मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्रिमिनल कोड का मतलब क्या है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपराध करेगा, आपराधिक कानून कैसे होंगे, आपराधिक कानून कैसे काम करेंगे, ये बात जहां पर बताई गई है, जहां पर लिखी है, उसे कहते हैं क्रिमिनल कोड। अब अपराध क्या है? तो अपराध पहले के जमाने में यह माना जाता था
कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उसके शरीर से खून निकल आया तो अपराध है। यानी कि पहले के जमाने में केवल मारपीट को अपराध माना जाता था, हत्या को अपराध माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी का मानसिक शोषण किया तो भी अपराध है, अगर आपने किसी का शारीरिक शोषण किया तो भी अपराध है। तो मेंटल, सेक्सुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, किसी भी रूप में अगर आपने हैरेसमेंट किसी का किया है तो वो क्राइम है, वो अपराध है। तो हमारे देश में आपराधिक संहिता अंग्रेजों के जमाने से ही लागू है और आजाद भारत में भी अंग्रेजों की व्यवस्था को ही अपना लिया गया था। थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर किए गए थे। और हमारे देश में जब आप क्रिमिनल कोड को देखते हैं तो आपको इंडियन पेनल कोड 1860 नाम की किताब मिलती है। सभी लोगों ने यह बात सुनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसे आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। ही विल बी सेंटेंस्ड रिगार्डिंग द सेक्शंस ऑफ द आईपीसी अंडर 1860 लॉ। यह बात सबने सुनी होगी, जैसे कि धारा 302, 307, 323, 375, 76, 77, ये सारी धाराएं आईपीसी के अंदर बताई गई हैं, अपराध से संबंधित हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपराध करेगा और उसके ऊपर जब चार्ज लगाया जाएगा तो वो चार्ज तो आईपीसी के थ्रू लगाया जाएगा, लेकिन उसको अरेस्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, कोर्ट के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, मुकदमा कैसे चलाया जाएगा, पनिशमेंट कैसे दिलवाई जाएगी, तो इसका भी तो एक प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे देश में दूसरी किताब है जिसको हम लोग सीआरपीसी कहते हैं। और सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और यह किताब 1973 की है। कानून कहता है कि प्रत्येक अपराध के लिए कोई ना कोई धारा होगी, लेकिन सीआरपीसी कहती है कि उस धारा को लगाने का प्रोसेस ये होगा। अच्छे से बात समझ में आ रही? इसीलिए जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, जब भी किसी को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है, जब भी किसी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, वो कभी भी नॉन प्रोसीजरल चीजें नहीं होती हैं। तो हमारे देश में क्रिमिनल कोड एक समान रूप से लागू है। इससे संबंधित दो किताबें हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी 1860 है और सीआरपीसी 1973 है। इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्रिमिनल कोड का कंक्लूजन यह कहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्रिमिनल कोड एक समान है। यदि आज की डेट में आप लद्दाख में कोई मर्डर करेंगे, हत्या करेंगे, तो आपके ऊपर धारा 302 लगेगी, और अगर वही कृत्य आप केरला में करेंगे, अरुणाचल में करेंगे या गुजरात में करेंगे तो भी आपके ऊपर 302 ही लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अपराधों के मामले में पूरे देश में एक समान व्यवस्था है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इन इंडिया। भारत में आपराधिक मामलों के लिए एक समान व्यवस्था है और यह आजादी के बाद से ही लागू है। इतना सबको क्लियर हो गया? अब दूसरा पॉइंट आता है कि यह सिविल कोड क्या है। अपराध एक तरफ कर दीजिए और नागरिकों के संबंधित मामले एक तरफ कर दीजिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया और आपकी जान बच गई, थोड़ा बहुत चोटें आई लेकिन आपकी जान बच गई। पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, एफआईआर दर्ज करी, चार्जशीट बनाई और उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा लगाई 323, जान से मारने का प्रयास। तो जब कोर्ट डिसीजन देगा तो आप उस व्यक्ति के लिए कैसी पनिशमेंट चाहेंगे? आप यही तो चाहेंगे कि उसको जेल में डाल दिया जाए, यही तो चाहेंगे ना। अगर मर्डर हुआ है तो ये चाहेंगे उसको आजीवन कैद हो जाए या फांसी हो जाए। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए और कल्पना करिए कि मैंने आपसे 1000 रुपए ले लिए कि आशीष 1000 रुपए दे दो भैया, बहुत जरूरत है, और तुमको मैं 10 दिन बाद वापस कर दूंगा। अब 10 दिन बाद आशीष ने फोन घुमाया, सर 1000। मैंने कहा ले लेना, ऐसी भी क्या जल्दी है। फिर इनका 2-4 दिन बाद फोन, सर 1000। धीरे धीरे करके इनका जो पेशेंस है वो टूटने लगा
और ये एक दिन बरस पड़े कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा जो करना है कर लो, अब ऐसी बात है तो ऐसी बात है। तो आशीष पहुंच गए पुलिस के पास और पुलिस से कहा कि शिकायत दर्ज कीजिए, हमारे ही टीचर ने 1,000 रुपए हमारे ले लिए और नहीं दिए। पुलिस ने कंप्लेन दर्ज करी, मुकदमा लिखा गया और यह मामला कोर्ट के पास पहुंचा। और जिरह सुनवाई डेट्स के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब कोर्ट डिसीजन देने की स्थिति में बन गया। तो अब आप मुझे यह बताइए कि आशीष के पक्ष में क्या निर्णय होना चाहिए। आपके पास पहला ऑप्शन यह है कि मुझे 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आशीष के 1,000 रुपए मैं वापस करूं, साथ ही साथ इतने दिन ये जो मुकदमेबाजी हुई है उसका कुछ कंपनसेशन भी इनको दिया जाए और इन्होंने मानसिक पीड़ा जो झेली है उसका भी कुछ पैसा कंपनसेशन के रूप में मिले। कुल मिला के 5-6 हजार रुपए का इनका काम हो जाए। तो कौन से निर्णय से आप सहमत हैं? डिसीजन नंबर 2 कि इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। भाई अगर मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो इनके पैसे थोड़ा ना मिलेंगे। बस यही है सिविल कोड। ऐसे मामले जिनमें निर्णय के रूप में मुआवजा दिया जाए, ऐसे मामले जिनका डिसीजन कंपनसेशन से हो, वो सब सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? तो सिविल केस का मतलब अपराध संबंधी मामले हुए क्या? नहीं, सिविल केस का मतलब हुआ अधिकार संबंधी मामले। अच्छा ये बताइए, किसी बच्चे की कस्टडी अपराध है क्या? नहीं। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, दोनों अलग रहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन मियां बीवी के बीच में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही कि बच्चा किसका होगा। तो बच्चे की कस्टडी के लेकर मामला चल रहा है, तो बच्चे पे अधिकार है ना, तो कौन सा मामला बनेगा? सिविल केस बनेगा। इसी तरीके से पैसे के लेन देन का मामला, जो मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में बताया, कैसा केस बनेगा? सिविल केस। इसी तरीके से शादी ब्याह के मामले, तलाक के मामले, प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले, ये सारे मामले भी सिविल केस के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया? तो जिस तरीके से हमारे देश में हर जगह पर अपराध है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आपराधिक प्रवृत्ति है, तो उसी प्रकार से प्रत्येक कोने में देश के कोई ना कोई नागरिक प्रवृत्तियां भी तो होंगी। हर घर में कोई ना कोई क्लेश इस बात को लेकर जरूर होगा जहां पे सिविल केस लग सकता है। तो हमारे देश में सिविल केस को लेकर के एक समान व्यवस्था नहीं है। बस यहीं से शुरू होता है हमारा टॉपिक। आपने अपराध किया, पूरे देश में एक समान कानून, लेकिन अधिकार के मामले, कंपनसेशन के मामले, तलाक शादी के मामले, बच्चे की कस्टडी के मामले, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के मामले, इनमें हमारे देश में एक समान कानून नहीं है। यहां पर पंजाब का कानून अलग है, तो उत्तर प्रदेश का कानून अलग है, तो गुजरात का कानून अलग है, तो महाराष्ट्र का कानून अलग है। अब एक लाइन में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपको यह लगता है कि पूरे देश में सिविल केसेस में एक समान कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहीं से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है। लेकिन इन कानूनों को लागू कराने का जो प्रोसेस है, जैसे कि यहां पर सीआरपीसी है, तो उसी तरीके से यहां पर एक किताब है सीपीसी, जिसका मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड। तो प्रोसीजर तो एक समान है देश में, लेकिन धाराएं अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक मियां बीवी के बीच में झगड़ा हो गया और मामला तलाक तक पहुंच गया। फैमिली कोर्ट मामला गया, जज साहिबा ने बहुत समझाया कि तलाक एक अच्छी चीज नहीं होती है, मान जाओ। कोई नहीं माना और एक दूसरे से बिल्कुल जान की बाजी लगा के अलग होने के लिए तैयार हैं। तो जज साहिबा ने कहा कि आखिरी बार कह रही हूं, सोच लो। उन्होंने कहा हम सोच के ही आए हैं, आप डिसीजन दो। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो फैमिली कोर्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे हॉल होते हैं और जमीन में दरी बिछी होती है, कोने में एक टेबल पे जज साहिबा बैठी होती हैं, माइक लेके बैठी होती हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है और इतना लोग शोर मचा रहे होते हैं कोर्ट कंपाउंड में कि आपको क्या बताऊं। बीच में चाय वाला भी आ जाता है, चाय ले लो, चाय, गरम पकौड़ियां हैं, कभी कभी चाय पकौड़ी भी महिलाएं खा रही।
और जब जज साहिबा माइक से चिल्लाती हैं कि कृपया शांति बनाए रखें, यह कोर्ट परिसर है, आपका घर नहीं, तो पीछे से कोई महिला बोल पड़ती है, अपने को नहीं देखेंगी। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश की, इसीलिए वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। वो आती हैं और सीधे लिखती हैं भाड़ में जाओ, आप अपने अपने घर जाइए, आपका डिवोर्स हो गया। यह है उत्तर प्रदेश। अब जरा आप आइए महाराष्ट्र के अंदर। चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो दोनों राज्यों का कानून अलग अलग होगा। महाराष्ट्र के अंदर अगर एक लड़की अपने पति से तलाक चाहती है और अगर केस फाइल लड़के की तरफ से हुआ है तो प्रॉपर्टी का 50% आपको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। यह है पहला नियम। दूसरा नियम, लड़की से रिटर्न में लेना पड़ेगा कि आगे की लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। उदाहरण के तौर पर सन 2000 या 2001 में बॉलीवुड के अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करी। उनका नाम है शायद सुजैन खान। तो उस जमाने में धर्म को लेकर के बहुत विवाद भी हुआ कि एक मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, लेकिन प्रेम था तो विवाह हो गया। शादी के करीब 20 साल बाद इनका डिवोर्स हुआ। 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। और जब डिवोर्स हुआ तो सुजैन को कंपनसेशन के रूप में 400 करोड़ रुपए दिए गए। 400 करोड़, ऋतिक रोशन की आधी प्रॉपर्टी। और कहते हैं अभी तक नॉन महाराष्ट्र में सबसे महंगा डिवोर्स था ये। साथ ही साथ एग्रीमेंट हुआ कि साल में एक बार ऋतिक अपनी पूर्व पत्नी को छुट्टियों पर ले जाएंगे, वेकेशंस पर ले जाएंगे, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। और अगर कभी भी सुजैन फोन करके कहेंगी कि आई नीड दिस, आई हैव द प्रॉब्लम, तो ही विल हैव टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। ऋतिक रोशन को वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा। खबर पड़ी, अच्छा लगा, दुख भी हुआ। अगले साल देख रहा हूं मलेशिया में छुट्टियां मना रही हैं सुजैन, ऋतिक रोशन पीछे ट्रे लेके खड़े हुए हैं। और दुख हुआ, खुशी भी हुई। तो कहने का मतलब यह है कि हर राज्य का कानून अलग अलग है। अगर पूरे देश में एक समान कानून हो जाए तो शायद इस तरीके के डिवोर्सेस फिर नहीं होंगे। अरबाज खान का डिवोर्स हुआ मलाइका अरोड़ा के साथ, आपको याद होगा 80 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया। शायद इतने पैसे लोग जिंदगी भर कमा नहीं पाते जितना डिवोर्स के बाद मिल गया। इसी क्रम में दुनिया का सबसे बड़ा डिवोर्स भी हमारे सामने आया जब बिल गेट्स की पत्नी ने बिल गेट्स से डिवोर्स लिया। और कहां बिल गेट्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हुआ करते थे और टॉप 30 से भी बाहर हो गए। इतना कंपनसेशन उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। तो ये सब कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि सिविल कोड क्या करवा सकती है और क्या नहीं करवा सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि पूरे देश में एक समान व्यवस्था हो। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में होनी चाहिए, ये पूरी कहानी आर्टिकल नंबर 44 में लिखी हुई है। और ये आर्टिकल नंबर 44 भारत के संविधान के भाग 4 में है, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो उस जमाने में कई सारे ऐसे कानून थे जो बनाने की इच्छा तो संविधान सभा रखती थी, लेकिन उसको एट दैट पॉइंट लागू नहीं करवाया जा सकता था, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। उस समय हम लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए सर्वाइव कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारी चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार शुरू से ही दिया जाना था, लेकिन हम नहीं दे सके थे 1947 में, 1950 में। क्यों? क्योंकि देश की माली हालत ऐसी नहीं थी। राइट टू प्राइवेसी शुरू से ही दिया जाना था, लेकिन हम नहीं दे सके थे। तो उसी तरीके से संविधान सभा ने यह तो माना कि हमारे देश में सिविल कोड होनी चाहिए, नागरिक कानूनों के मामले में पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात संविधान सभा ने मानी, लेकिन इसको 1950 में लागू नहीं करवाया जा सकता था। अब इसका रीजन क्या है? इसका पहला रीजन है कि अभी देश नया नया आजाद हुआ है, हमारे देश में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, लिटरेसी रेट ना के बराबर है, प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ ना के बराबर है, जीडीपी कुछ है ही नहीं, और ऊपर से अगर ऐसी व्यवस्था लाद दी जाएगी तो देश का माहौल खराब हो सकता है। यह था पहला रीजन। दूसरा रीजन, हम एक ऐसे देश में रहते हैं
जहां पे कहावतें मशहूर हैं कि कोस कोस पे बदले बोली, 4 कोस पे पानी। आप जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर बाद लोगों की बोली भाषा बदल जाएगी और 4 कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाएगा। तो जब हमारे देश में हर कोस पे बोली और हर 4 कोस पे पानी का स्वाद बदल सकता है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों की धार्मिक मान्यताएं कितने कोस पर बदल जाती होंगी? वो भी तो बदल ही जाती होंगी। हमारे देश के अंदर 6 तो धर्म है अकेले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, इतने सारे तो धर्म हैं। इन धर्मों के अलावा 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 6000 से ज्यादा कास्ट एंड कम्युनिटीज हैं, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 3000 से ज्यादा जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1200 जातियां हैं। अगर आप पूरे देश का भ्रमण कर लेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भूत आपके सर से उतर जाएगा। यह है दूसरी बात, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तब लागू करी जा सकेगी जब सब यूनिफॉर्म होंगे। यहां तो आप लोग महिलाओं के मुंह से सुनते ही होंगे ना कि हमरे यहां तो ये नहीं होता है, हमरे यहां ये होता है। शादी जब किसी घर के अंदर होती है तो आप लोग देखते हैं कि झगड़ा जरूर होता है इस बात को लेके कि हमारी लोक परंपरा ये कहती है और हमारी लोक परंपरा ये कहती है। हमारे यहां दुल्हन ऐसे घूमेगी तो उनके यहां दुल्हन ऐसे घूमेगी, ये विवाद होता है। इसीलिए विद्वानों ने इस विवाद को सुलझाने का एक रास्ता निकाला और कहा जब भी शादी के मंडप के नीचे कोई व्यक्ति बैठेगा तो लोक परंपराएं लड़की वालों के पक्ष की चलेंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी दे रहे हैं। तब जाकर के ये विवाद शांत हुआ कि तुम कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन जब मंडप के नीचे बैठोगे तो परंपराएं लड़की की फॉलो करी जाएंगी। तो एक तो रास्ता निकाल लिया, लेकिन हर जगह ये नहीं हो सकता है। अगर आप तमिलनाडु में चले जाएं तो तमिल और तेलुगु इन दोनों जगहों पर एक परंपरा चलती है। वो परंपरा ये चलती है कि लड़की की शादी से पहले उसकी शादी उसके मामा से करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? ताकि अगर लड़की के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो तो वो उसके मामा ले ले। ये एक सिंबॉलिक मैरिज होती है और इसके बाद फिर लड़की की प्रॉपर शादी करवाई जाती है। अगर आप बंगाल चले जाएं तो बंगाल में परंपरा है कि जब लड़की टीन एज में पहुंचती है और उसको पहली बार मासिक धर्म होते हैं, मेंस्ट्रुअल्स होते हैं, तो उसकी शादी केले के पेड़ से करवाई जाती है और उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर शादी होती है। ये एक लोक परंपरा है। हमारे यहां आ जाइए उत्तर प्रदेश, बिहार में अगर वो कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी पेड़ से करवाई जाती है, कुंभ विवाह होता है, अनेक प्रकार के विवाह उसके करवाए जाते हैं, घड़ा फोड़ा जाता है, पेड़ काटा जाता है और फिर यह माना जाता है कि तुम्हारे दोष सारे दूर हो गए। ये देश के 3 कोनों के उदाहरण हैं केवल। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आज भी वहां पर पॉलीगैमी का प्रावधान है, आज भी वहां पर बहुविवाह होता है। अगर आप गोवा में चले जाएंगे तो वहां भी पॉलीगैमिक स्ट्रक्चर चलते हैं, वहां पर भी बहुविवाह होता है। अब आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी सारी बोली भाषा और इतना बड़ा देश, और सबसे बड़ी चीज आज की डेट में इतनी बड़ी आबादी 143 करोड़, इसको एक धागे में बांध सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे। तो अगर हम इसी तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो हमारा कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाता है और हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब तक आप दोनों पक्ष देखेंगे नहीं, दोनों पक्षों को सुनेंगे नहीं, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब आता है एक तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यह कहता है कि अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगी तो जिस तरीके से हर राज्य का अपना एक कानून है, उसी तरीके से हर धर्म का भी अपना एक कानून है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल लॉ। और हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में ये जो पर्सनल लॉज हैं, इन्होंने कहर ढा रखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू भारत में सबसे बड़ा धर्म है और उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम्स का। तो हिंदू धर्म की जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कानून की किताबों में, तो वहां पे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, इनको हिंदू माना गया, और मुस्लिम और सिख एकदम अलग कम्युनिटीज हैं। तो चूंकि दूसरी बड़ी सबसे पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, इसलिए पर्सनल लॉ जो हैं वो मुस्लिम्स के बन जाते हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे है तो हिंदू पर्सनल लॉ भी, लेकिन वो किताब बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर ने फाड़ के जला दी थी, और उस किताब का नाम है मनुस्मृति।
कई सारे लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हैं ये कह के कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी और हिंदू धर्म का विरोध किया था, तो वो नादान है, उन्हें माफ किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने वेद क्यों नहीं जलाए? डॉक्टर अंबेडकर ने पुराण क्यों नहीं जलाए? मनुस्मृति ही क्यों जलाई? तो डॉक्टर साहब ने मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि वो कानून की किताब थी, वो हिंदू धर्म का पर्सनल लॉ था, और डॉक्टर अंबेडकर का उसको जलाना इस बात का सिंबल था कि अब इस देश में पर्सनल लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलेगा। वो धर्म के विरोधी नहीं थे, वो पर्सनल लॉ के विरोधी थे। तो हमने तो मान लिया, हमको किसी बड़े बूढ़े ने समझाया, हमने मान लिया। लेकिन अब बात आती है इस्लाम की। कुरान में जो कानून लिखे गए हैं जिसके अनुसार इस्लाम धर्म को चलना चाहिए, उन्हें कहते हैं शरिया। शरिया, और जिस देश के अंदर शरिया कानून लागू होंगे उसे कहते हैं शरीयत। तो एक तरीके से शरीयत का कानून मुसलमानों में पर्सनल लॉ माना जाता है। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज, जहां पर संविधान है ही नहीं, वहां पर शरीयत के मुतल्लिक शासन होता है। उदाहरण के तौर पे सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो कहते हैं कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, तो वहां भी शरीयत के अकॉर्डिंग ही शासन होता है। लेकिन हमारे देश में केवल मुस्लिम कम्युनिटी अपने ऊपर रूल करती है शरीयत के मुताबिक। अब जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि हमारे देश में क्रिमिनल कोड तो एक समान लागू है, तो शरीयत कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो जिस अंग से अपराध करेगा वो अंग काट दिया जाए। कोई चोरी करे तो हाथ काट दिए जाए। तो क्या हिंदुस्तान में आप किसी का हाथ काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड पहले से ही है। तो शरीयत के कौन कौन से क्लॉज इंडिया पर लागू हो सकते हैं, शरीयत के कौन कौन सी बातें भारतीय मुसलमानों पर लागू हो सकती हैं? केवल वो जो सिविल कोड से रिलेटेड होंगी। आई बात समझ में? यानी कि शादी ब्याह के मामले, तलाक के मामले, प्रॉपर्टी के मामले, बच्चे की कस्टडी के मामले, यही तो लागू होंगे। अब इनमें एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम लोग एक केस के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में पहली बार कब सरकार को महसूस हुआ, ऑनरेबल कोर्ट को महसूस हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। और इस केस को हम लोग शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शाह बानो एक बुजुर्ग महिला थी, मध्य प्रदेश के भोपाल में रहती थी और इनके पति का नाम था अहमद खान। अहमद खान साहब एक बड़े वकील थे, इनके बच्चे थे, दोनों बुजुर्ग थे, 60 प्लस थे। लेकिन किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और अहमद खान ने अपनी पत्नी शाह बानो से कह दिया तलाक तलाक तलाक, आज से हम तुम अलग। शाह बानो को गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है, अब बुढ़ापे में रह के करेंगे क्या? तो एक काम करो, अलग हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे कंपनसेशन दे दो, मुझे गुजारा भत्ता दे दो, मैं रोटी कैसे खाऊंगी इसका इंतजाम कर दो। अहमद खान ने कहा नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद गुजारे भत्ते का कोई अधिकार नहीं है। और यहीं से हमारी यह कहानी शुरू होती है कि यह इद्दत का पीरियड आखिर है क्या। तो इतनी कहानी सबको क्लियर? तो ये इद्दत का पीरियड क्या होता है, अब इसको समझेंगे, क्योंकि इद्दत के पीरियड में ही पूरी कहानी फंसी हुई है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस्लाम में तलाक की व्यवस्था क्या है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि दुनिया के सभी धर्म अच्छे हैं, दुनिया के सभी धर्म एक समान हैं, लेकिन धर्म का उदय उस देश की जलवायु, भौगोलिक स्थिति और बोली भाषा के आधार पर होता है। अगर आप एक धर्म को दूसरे धर्म में ले जाके कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा झगड़ा होगा। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं कि मछली की योग्यता का अनुमान अगर आप पेड़ पे चढ़ने से लगाएंगे तो मछली तो अयोग्य हो जाएगी। इसीलिए किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके पैरामीटर्स भी तो अलग अलग होने चाहिए। तो इस्लाम में जो तलाक की व्यवस्था है, जिसे तलाक बिद्दत कहा जाता था, वो एकदम करेक्ट है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तलाक बिद्दत और तलाक इद्दत क्या होता है, आइए इसको समझते हैं।
सबसे पहली बात, ये शाह बानो का केस जिन वकील साहब ने लड़ा था, उनके बेटे जो एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला जब मैं लॉ की पढ़ाई किया करता था, और वकील साहब भी साथ में थे, बड़े बुजुर्ग थे। तो वो हम सभी विधि के छात्रों को ये केस के बारे में बता रहे थे। तो चूंकि मैंने डायरेक्ट इसके इंटरेक्शन को सुना हुआ है, तो एक अच्छा अनुभव मेरे पास इस केस का है। तो तलाक़े इद्दत क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि तलाक को इस्लाम अच्छा नहीं मानता। यह बात अपने दिमाग में फीड कर लीजिए आप आज से ही। तलाक एक अच्छी चीज नहीं है, कुरान भी यही बात कहती है। लेकिन जब भी किसी नए धर्म का उदय होता है तो कुछ ना कुछ खूबियों के साथ होता है, और पुराने धर्म के अंदर जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी तरीके से इस्लाम में भी हुआ। जैसे कि साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कि एक फॉर्मूला बनाया किसी साइंटिस्ट ने, और आगे आने वाले साइंटिस्ट को लगा कि इसमें कोई कमियां रह गई थी, तो फिर वो साइंटिस्ट उस कमियों को दूर करता है और फॉर्मूला को एडिट करता है। तो ठीक उसी तरीके से धर्मों में भी होता है। अब आप जरा दुनिया का कोई भी धर्म उठा के देखिए, इस्लाम के अलावा कहीं पर भी तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। हिंदू धर्म में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तलाक जैसा कोई शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाते हैं। तो जब कसम ही आपने 7 जन्म की खा ली तो तलाक का मतलब बना नहीं बना। एक बार एक पतिदेव इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी मंदिर से आई और पति ने कहा कि मांगाई भगवान से हमारे 7 जन्मों का साथ। तो पत्नी ने कहा जी, और पंडित जी ने कहा है कि 7वां चल रहा है। तो हमारे धर्म में ऐसा होता है, एक जन्म का भरोसा नहीं है, लेकिन 7 जन्मों का साथ, लड़ लड़के लड़ लड़के लड़ लड़के, और गालियां भी बकेंगे, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे भी, और दिन रात पानी पी पी करके कहेंगे कि अगले जन्म में भगवान कहीं तुमसे ना हमको भिड़वा दे। और ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगले जन्म में कैसी माँ चाहिए, आप कहेंगे यही, प्यारी, अच्छी, भोली, वात्सल्य की प्रतिमा। अगले जन्म में कैसे पापा चाहिए, ऐसे ही, सेम, यही है मेरे भगवान। कैसे भाई बहन अगले जन्म में चाहिए, यही यही, मैं इनके बिना नहीं जी सकता। अगले जन्म में पत्नी कैसी चाहिए, तुरंत लिस्ट तैयार है, ये इनमें से जो सर हो जाए, मतलब पत्नी नहीं वो चल सकती है, पति वो नहीं चल सकता है, बाकी सब चल सकते हैं। तो ये तो है ना कमाल की बात धर्म के अंदर। अच्छा, अब जरा क्रिश्चियनिटी में आइए। रिंग एक्सचेंज करी गई, चर्च के अंदर शादी हुई, शैंपेन का ग्लास टकराया, एक एक ड्रिंक पिया, और उसके बाद कहा कि कम से कम इस जन्म तक साथ रहेंगे। क्योंकि वहां पर री इनकारनेशन, पुनर्जन्म का कोई कल्चर नहीं है, इसलिए टिल द डेथ, लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, वी आर वन, ये कॉन्सेप्ट चला। तो वहां पर भी तो तलाक का कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद आया इस्लाम। तो इस्लाम ने देखा कि ये सब लड़ मर रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि जीवन भर लड़ने से अच्छा, एक दूसरे को गालियां देने से अच्छा डिवोर्स का कॉन्सेप्ट हो जाए ना। तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ बुरा हुआ? कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों से ज्यादा डिवोर्स तो हिंदुओं में होते हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास दिन भर में 100 लोग आते हैं जिनमें से 30 के मुकदमे चल रहे होंगे। तो क्या किया जाए? तो इस्लाम ने एक बड़ी महान व्यवस्था दी दुनिया को, जिसका नाम था तलाक। अब ये तलाक बिद्दत क्या है? तो इसमें कहा यह गया कि तलाक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मियां बीवी में पटनी बंद हो जाए तो आप लोग आपसी सहमति से यह तय कर लीजिए कि आपको अलग होना है। अब अलग होने का प्रोसेस ये होगा कि लड़की के पक्ष के उन लोगों को बुलाया जाएगा जो शादी में शामिल थे, लड़के पक्ष के उन लोगों को बुलाया जाएगा जो शादी में शामिल थे, और दोनों पक्षों की एक पंचायत होगी। पंचायत में लड़की लड़के को समझाया जाएगा कि देखो बच्चों, तलाक एक अच्छी चीज नहीं है, समझ जाओ, ये सब मत करो, जीवन दोनों का खराब होगा, अपने अपने घर चले जाओ। अगर समझ गए दोनों तो बहुत अच्छी बात है, तलाक की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं समझे, नहीं रहना इसके साथ, बिल्कुल ही यहां गुस्सा नाक के ऊपर रखा हुआ है, तब फिर काजी साहब को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा तलाक करवाइए। तलाक की प्रक्रिया ऐसे होगी कि जो लड़का है वो लड़की को सिर्फ एक बार बोलेगा तलाक, सिर्फ एक बार बोलेगा तलाक। इसके बाद काजी साहब अपने घर,
लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर और मियां बीवी अपने घर, दोनों अभी भी साथ रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, लड़की के हाथ का बना खाया अभी भी लड़का खाएगा, लेकिन एक बार तलाक बोल दिया गया है और अब दोबारा तलाक बोला जाएगा ठीक 30 दिन बाद, और इसी 30 दिन को कहा गया इद्दत का पीरियड। अब ये 30 दिन क्यों? ताकि लड़की और लड़का दोनों एहसास कर सकें कि यार गलती तो हुई है। लड़का भी कहे कि यार हम बहुत मीन मेक निकाला करते थे, लड़की भी कहे कि हम भी फालतू में चिल्लाया करते थे। अगला बंदा सुबह से शाम तक थक हार के घर आया है, एक गिलास पानी कभी दिया नहीं, अपनी फरमाइशें बताने लगे, और मालूम पड़ा कि 25वें 26वें दिन तक आते आते दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और दोनों ने कहा भाड़ में जाए तलाक। काजी को फोन कर दिया, सेकंड राउंड की मीटिंग नहीं होगी, बात खत्म, तलाक की प्रक्रिया कैंसिल। लेकिन मालूम पड़ा अभी भी दोनों में फेस ऑफ है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर 30 दिन बाद तो बैठक होनी है। अच्छा, ये इद्दत का पीरियड क्यों बना? 30 दिन का पीरियड क्यों बना? 30 दिन का पीरियड इसलिए बना क्योंकि 30 दिन के अंदर मैक्सिमम किसी भी लड़की को मासिक धर्म हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल्स हो जाएंगे, 28 डेज का साइकिल होता है। तो इस 30 दिनों में इस बात की जांच करनी होगी कि कहीं लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं थी, क्योंकि अगर लड़की प्रेग्नेंट हुई और फिर आप डिवोर्स ले रहे तब तो ये बहुत ही बुरी बात हो गई। तो देखिए ये भी व्यवस्था अच्छी है, कहीं कोई बुरा तो नहीं है। अच्छा, 30 डेज के बाद दोबारा मीटिंग हुई, फिर लड़की वाले लड़के वाले काजी साहब आ गए, बैठे, समझाया कि तुम लोग क्या सोचे। लड़के ने कहा नहीं रहना, लड़के से कहा क्या सोचा, मर जाना है, अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बड़ा गंभीर मामला है, बोलो। अब दोबारा बोलेंगे तलाक, 2 बार हो गया तलाक। लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, काजी साहब अपने घर, लड़की लड़का अपने घर, अभी भी एक ही छत के नीचे रहेंगे, लड़की के हाथ का बना खाया अभी भी लड़का खाएगा, और इस बार इद्दत के पीरियड का सेकंड फेज शुरू हो गया है। लेकिन ध्यान रहे ये आखिरी फेज है, क्योंकि 2 बार तलाक बोला जा चुका है, तीसरी बार जब बोला जाएगा तो आप लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। 30 दिन के बाद दोबारा मीटिंग हुई और टोटल इद्दत का पीरियड कितना हो गया? 60 डेज, 60 दिन का हो गया ना। 30 दिन के बाद दोबारा मीटिंग हुई और फिर से काजी साहब ने कहा कि मान जाओ, उन्होंने कहा नहीं। इस बार लड़की ने भी कह दिया कि अगर ये दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, बोलो तलाक। फिर लड़के ने बोला तलाक, और इस बार जैसे ही बोला तलाक तो तलाक हो गया फाइनल। 3 बार तलाक बोल दिया गया है, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। कागज लाइए, निकाहनामा, निकाहनामे में मेहर की रकम इतनी इतनी थी, वापस करो, सब टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन सब इधर उधर धर दो। इसके बाद ये जो क्या नाम निकाहनामा है पलटा, पीछे बन गया तलाकनामा, ये पकड़ो, साइन करो, भागो यहाँ से। लड़की वाले अपनी लड़की लेके अपने घर चले जाइए, सब सरसामान आपका वापस हो गया है, लड़के वाले इधर रहिए, ऑफिशियली तलाक हो चुका है, काजी साहब अपने घर, खेल पूरा खत्म। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि तलाक की ये प्रक्रिया किसी भी एक बच्चे को आप में से बुरी लगी क्या? नहीं। ये एक अच्छा प्रोसेस है कि नहीं है? पूरा समय सोचने के लिए मिला, एक शानदार प्रक्रिया थी, लड़की के अधिकारों का ध्यान रखा गया और तलाक हो गया। सबको बात समझ में आ गई? तो क्या तलाक बुरा है? नहीं। कट जाने से अच्छा है तलाक ले लो, रोज खोपड़ी फुड़वाने से अच्छा तलाक ले लो। तो एक महान व्यवस्था, लेकिन बुरा माना गया क्योंकि तलाक तो अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ये थी तलाक की पूरी प्रक्रिया जिसे कहते हैं तलाक बिद्दत। सबको क्लियर? अब लड़की पहुंची अपने घर, लड़का पहुंचा अपने घर, 10-20 दिन बीत गए, मन न लगे, आज लड़े नहीं, आज एक दूसरे को नोचे नहीं, इसी बात को लेके टेंशन में है। लड़के ने मारी मिस कॉल, लड़की ने किया व्हाट्सएप पे मैसेज और तुरंत कर दिया डिलीट। दोनों 2-3 दिन इसी कश्मकश में जिए और फिर फाइनली दोनों ने एक दूसरे से बात करी और फूट फूट के रोए कि गलती हो गई हमसे, अब हम लोग फिर से साथ रहना चाहते हैं। तो तलाक तो हो चुका है ना, अब साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम सीधे से कहता है कि अब आप साथ नहीं रह सकते, और अगर साथ रहना है तो इसके लिए फिर दूसरा रूल आ जाता है जिसे कहते हैं निकाहे हलाला। अब निकाहे हलाला में पहले तो दोनों जाओ काजी के पास, अपनी अपनी गलती मानो और बताओ कि अब हम लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे।
तब काजी साहब कहेंगे कि ठीक है चलो निकाह हलाला का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। अब निकाह हलाला है क्या? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरा तलाक हुआ है, अब मेरी बीवी अलग हो गई, उसके बाद फिर हम लोग एक होना चाह रहे हैं। तो अगर सिंपली हम लोगों को एक कर दिया जाए, फिर से निकाह पढ़वा दिया जाए, कबूल 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 कर दिया जाए, तो क्या मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैंने गलती करी? नहीं, क्योंकि यह प्रोसेस तो बहुत आसान है। तो इसलिए लड़की की शादी दूसरे लड़के से करवाई जाएगी और यह शादी एक सिंबॉलिक मैरिज होगी। इसमें लड़की को लड़के के साथ रहना नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक मैरिज होगी ताकि लड़के को इस बात का एहसास हो सके कि तुमने गलत किया था तलाक लेके। और इसी सिंबॉलिक मैरिज को कहते हैं निकाहे हलाला। आगे बात समझ में? चूंकि इस्लाम में फैमिली मैरिजेस हो जाती हैं, तो कोई कजन, कोई और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, दूर दराज, भाई बहन, किसी से भी एक बार लड़की की सिंबॉलिक मैरिज करा दी जाएगी और जैसे ही वो सिंबॉलिक मैरिज होगी, इट इज कॉल्ड निकाहे हलाला। सिंबॉलिक मैरिज कितनी देर की? फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। फिर उससे जैसे मान लीजिए सुबह निकाहे हलाला हुआ, उसके बाद में शाम को उससे डिवोर्स हो गया और रात को वापस अपने शौहर से शादी हो गई। तो ये इस्लाम में वापसी का प्रावधान है। अच्छा, ये प्रावधान कुछ गलत है, किसी को गलत लगा, लड़के को एहसास होना चाहिए ना कि उसने गलती करी है। देखो लड़की की शादी किसी और से हो रही, भले ही वो सिंबॉलिक है। तो इसको कहते हैं निकाहे हलाला। समय बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों के मन में नए नए क्रांतिकारी विचार आए और कोई भी धर्म कुरीतियों से बच नहीं सका। हर धर्म में अपने अपने स्तर की खराब बातें हैं, तो इस्लाम भी कुरीतियों से नहीं बच सका। और आगे भविष्य में क्या हुआ जरा ध्यान से समझिए। कुछ काजी, कुछ बिचौलिए और कुछ प्रोफेशनल शौहरों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि आओ एक नया गेम खेलते हैं। नया गेम ऐसे खेलते हैं कि एक लड़की आई और उसने कहा काजी साहब हमें निकाहे हलाला करवाना है क्योंकि हम दोबारा से शादी करना चाहते हैं। तो पूछा कि लड़का है? तो वो लड़का तो नहीं है। तो एक काम करो, ये हमारा भतीजा है, इसके साथ निकाहे हलाला कर लो और करने के बाद में फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, चूंकि ये प्रोसेस है निकाहे हलाला, तो शादी तो होगी ही, लेकिन समय के साथ निकाहे हलाला का पीरियड बढ़ने लगा। ये 2 घंटे से 1 दिन हो गया और कहा यह गया कि नहीं नहीं, एक रात तुम्हें सोना पड़ेगा। और जो इद्दत का पीरियड 60 दिन का था, वो धीरे धीरे घटने लगा। वो हो गया 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट। और एक समय ऐसा भी आया जब इद्दत का पीरियड हो गया, सांस भरी, तलाक तलाक तलाक, खेल खत्म। अब क्या यह व्यवस्था अच्छी है? नहीं। अब एक सांस में किसी को कैसे छोड़ सकते हैं? कुरीति कहां आई? इद्दत का पीरियड छोटा हुआ, निकाहे हलाला का पीरियड बड़ा हुआ और निकाहे हलाला के नाम पर लड़कियों को 6-6 महीने दूसरे मर्द के साथ रहना पड़ा। अब कोई लड़की जब 6-8 महीना किसी पराये मर्द के साथ रहेगी तो क्या वह लौट के अपनी शादी में आएगी? या अगर वो लौट के अपनी शादी में आएगी तो क्या उसे एक्सेप्टेंस मिलेगी? नहीं। बस यही है कुरीति। लड़कियों को बेचा गया निकाहे हलाला के नाम पर, लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाई गई निकाहे हलाला के नाम पर, लड़कियों को स्मगल किया गया निकाहे हलाला के नाम पर। और अहमद खान ने शाहबानों को यही कह दिया कि इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब जरा आप लोग अपने विवेक के आधार पर बताइए कि क्या अहमद खान सही थे? अरे इद्दत का पीरियड तो 60 दिन का होता है ना। तुमने तो सांस भर के 3 बार तलाक 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 कहा था। तो शाहबानो अपनी जगह सही थी, लेकिन अहमद खान अपनी जगह गलत थे। वो कुरीतियों का पालन कर रहे थे। शाहबानो ने आओ देखा ना ताओ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गई और अपना केस वहां पे फाइल कर दिया कि मुझे इस आदमी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस कंपनसेशन चाहिए। कोर्ट में लंबी बहस चली। अंत में हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भैया धर्म का मामला है, हम इस पर डिसीजन नहीं दे पाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह जरूर माना कि शाहबानो सही हैं और इन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए।
मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और आपको जान के शायद हैरानी होगी कि इतनी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी थी। क्यों 5 जजों की बेंच बनी थी? क्योंकि डेमोक्रेसी इसी का नाम है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी अधिकार पहुंचने चाहिए, और खास तौर पे हमारे देश में कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, कोई माइनॉरिटी अगर परेशान है तो हम एक हेल्दी लोकतंत्र में कभी नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डिसीजन दे दिया और शाह बानो को सही माना, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस है जस्टिस YV चंद्रचूड़। आज इन्हीं के बेटे फिर से जस्टिस हैं, ये फादर थे। शाह बानो की जीत हुई, अहमद खान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया, लेकिन अहमद खान गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब जरा आप कल्पना करिए कि अगर अहमद खान शाह बानो को गुजारा भत्ता दे देते और कोर्ट में अपनी हार मान लेते, तो क्या यह हार इस देश के उन सारे मुसलमानों की हार ना होती जो अपने बीवियों को पैरों की जूती समझ के रखते हैं? होती ना। और शाह बानो को जीतने से इस देश की मुसलमान लड़कियों में और महिलाओं में एक नई ऊर्जा आती कि ना आती? आती ना। तो जैसे ही 1985 में शाह बानो केस डिसाइड हुआ, हिंदुस्तान के जितने भी कट्टरवादी चरमपंथी मुसलमान थे जो महिला अधिकारों के विरुद्ध थे, वो सब सड़कों पे आ गए और पूरे देश में धरना प्रदर्शन होने लगा। सरकार गिरने की नौबत आने लग गई। राजीव गांधी अभी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार सत्ता में आए थे, और उनके सामने ये यक्ष प्रश्न आया कि अब किया क्या जाए। उनके सिपा सलाहकारों ने उनको समझाया कि देखिए, ऐसा है कि अगर आपको मुसलमानों का वोट लेना है तो कुछ तो उनके पक्ष में करना ही पड़ेगा, और इसी के साथ हमारे देश में पहली बार तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। आपको जान के शायद हैरानी होगी, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में जाके बदल दिया और एक कानून बना दिया कि इद्दत का पीरियड बीत जाने के बाद किसी भी महिला को गुजारे भत्ते का अधिकार नहीं होगा। और इद्दत का पीरियड किसे माना गया? उसी 3 सेकंड के पीरियड को जिसमें तलाक 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 कह दिया गया था। इस तरीके से शाह बानो केस जीत करके भी हार गई और अहमद खान केस हार के भी जीत गए। हालांकि अहमद खान दिल के अच्छे आदमी थे, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी और कभी वकालत नहीं करी। इसीलिए शाह बानो केस को आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल केस माना जाता है। और अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, विधि के छात्र हैं और शाह बानो केस के बारे में नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, माफ करिएगा। इसलिए इस केस को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। शाह बानो एक नजीर है हिंदुस्तान की हर लड़की के लिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ी। शाह बानो एक नजीर है उन चरमपंथी विचारधारा के लोगों के लिए जो आज भी औरतों को पैरों की जूती समझते हैं। लेकिन जैसा कि आपने सुना है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है। शाह बानो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बाद कई सालों बाद एक दूसरी लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था शायरा बानो। शायरा बानो 35 वर्ष की लड़की थी, उत्तराखंड की रहने वाली थी और वर्ष 2003 में इनकी शादी हुई। जब इनका डिवोर्स हुआ, जब ये मामला कोर्ट में गया, तब ये 35 की थी। शायरा बानो पोस्ट ग्रेजुएट थी, वो पढ़ना चाहती थी, अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी आती चली गई कि उसकी भी शादी कर दी गई। पति कुवैत कमाने चले गए, बनारस में ससुराल थी। लौट के आए छुट्टियों पे। जब विदेश में आदमी रहता है तो छुट्टियों पे भी 6-8 महीने के लिए आता है, फिर 2-4 साल 5 साल नहीं आता है। तो इनको एक बिटिया हुई। इनके पतिदेव का कहना था कि मुझको बेटी नहीं चाहिए। शायरा ने कहा, बेटी मेरे बस में तो थी नहीं, अब जो अल्लाह देता है तो मैं क्या कर सकता हूं। नाराज होकर चले गए। नाराज होकर जब वापस गए, कुवैत पहुंचे तो पता चला कि पत्नी दोबारा गर्भवती है और पत्नी को फिर से बेटी हुई। तो जब दोबारा बेटी हुई तो फिर जब चिट्ठी पहुंची कि बिटिया हुई है, तो चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। और कुछ दिन बाद एक स्पीड पोस्ट आता है। जब वो स्पीड पोस्ट शायरा खोलती है तो उस पर लिखा होता है तलाक तलाक तलाक, यानी कि बेटी होने पर तलाक दे दिया गया। शायरा बानो पहुंची मस्जिद काजी साहब के पास, क्योंकि उनके पति ये भूल गए थे कि ये अनपढ़ नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। और काजी साहब को दिखाया कागज, कहा यह तलाक माना जाएगा। काजी साहब ने कहा, बेटी
समंदर की रेत पर भी किसी ने लिख दिया तलाक 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 तो माना जाएगा। यानी कि काजी ने वेरीफाई कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, अगर तुम वापस से इससे शादी करना चाहती हो तो निकाह हलाला। शायरा ने कहा नो, निकाह हलाला नहीं, मैं कमा खा लूंगी। शायरा ने किया मुकदमा और एक दिन ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। आपको जान के हैरानी होगी कि शायरा ने जो पिटीशन डाली उस पिटीशन में 3 चीजों का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, सिर्फ जवाब मांगा। कहा ऑनरेबल कोर्ट मुझे 3 बातें बता दीजिए, तलाके बिद्दत सही है, पॉलीगैमी इन द इस्लाम सही है, बहुविवाह इस्लाम में जो होता है वो सही है, और निकाह हलाला सही है। चलिए मैंने मान लिया सही है। फिर से सुन लीजिए 3 पॉइंट्स क्या दिए गए। तलाके बिद्दत सही है, पॉलीगैमी सही है, निकाह हलाला सही है। अगर ये सही है तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 संविधान से फाड़ के फेंक दीजिए। एक और आप फंडामेंटल राइट देते हैं और कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर होगा इस देश में। आर्टिकल 15 में आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर सब बराबर होंगे इस देश में। आर्टिकल 19 में आप कहते हैं राइट टू फ्रीडम होगी इस देश में। आर्टिकल 25 में आप कहते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम होगी इस देश में। जब इतना आप कहते हैं तो इसी देश में तलाक हलाला कैसे चल रहा है? इसी देश में बहुविवाह कैसे चल रहा है? एक लड़की की इच्छा के बिना उसके कई सारे शौहर कैसे हो रहे हैं? आप लड़कियां अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप इस बात को कभी भी एक्सेप्ट कर सकेंगी कि एक लड़की के कई पति हों एक सभ्य समाज में? नहीं कर सकेंगी ना। शायरा के सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था और यह केस मीडिया में आ गया। जब यह केस मीडिया में आया तो शायरा के पक्ष में ढेर सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगी। किसी लड़की ने कहा कि उसको सच में रेत पे लिख के तलाक दे दिया गया। किसी लड़की ने कहा उसको फोन में एसएमएस के थ्रू तलाक दे दिया गया। बंबई की एक डॉक्टर साहब ने तो हद कर दी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पति के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको तलाक दे दिया गया। सूरत की एक महिला लिखती है कि पति ने समंदर की रेत के ऊपर लिख दिया था तलाक 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 और समुद्र की लहरें उसको बहा करके ले गई, वो मिट भी गया तब भी तलाक एक्सेप्ट हो गया था। यह कोई चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है? और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि शायरा बानो के पक्ष में 21,000 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुली और 22 अगस्त 2017 का वो ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को हमेशा के लिए बैन कर दिया। वो लड़ाई जो कभी शाह बानो ने लड़ी थी, वो लड़ाई जो पूरी भारत सरकार ने शाह बानो को मिलकर के हराया था, शायरा बानो ने जीती। और यह ऐतिहासिक दिन अगस्त के महीने का जो था, यह इस देश में फिर से क्रांति बना और मुसलमान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं इस्लाम में, महिलाएं भी ऐसी हैं इस्लाम में, जिनका यह मानना है कि वो तलाक सही था, लेकिन वो किस आधार पर यह कहती हैं ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन जो भी पढ़ी लिखी लड़की है वो कभी भी इस चीजों को टॉलरेट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को बैन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6 महीने का समय दिया था कि इसके ऊपर आप कानून बनाइए। फिलहाल तलाक बिद्दत को लेकर इस देश में कानून भी है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक 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 कह दिया तो उसको 3 साल की जेल होगी। 3 बार तलाक, 3 बार जेल, 3 साल की जेल। तो फिलहाल यह कानून भी अब इस देश में पूरी तरीके से लागू है। तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का सफर किस तरीके से शुरू किया था और आज हम कहां पर पहुंच गए हैं शायरा बानो के केस के थ्रू, यह भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब अंत में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारे देश में एक कन्फ्लिक्ट है और इसी कन्फ्लिक्ट के साथ हम लोग आज की अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। कन्फ्लिक्ट यह है कि एक और है आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर है आर्टिकल 25 से 28 जो इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आपको किसी भी धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, यह बात 25 में लिखी है।
आप किसी भी प्रकार के रिलीजियस अथॉरिटी को एडमिनिस्टर और मैनेज कर सकते हैं, यह बात 26 में लिखी है। रिलीजियस इनकम टैक्स फ्री होगी, यह बात 27 में लिखी है। और स्कूल कॉलेजेस में अपने धर्म के मुतालिक आप प्रार्थना प्रेयर करवा सकते हैं, यह बात 28 में लिखी होगी। अगर इस देश में धर्म को लेकर इतनी ही आजादी है तो 44 कैसे लागू करवाया जाएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे धर्मों को एक कर देगी? एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या आपसी सहमति से सब लोगों के एक सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम एक ऐसा ख्वाब नहीं देख सकते कि इस देश में आने वाले समय में एक ऐसा कानून हो जिसका नाम हो इंडियन मैरिज एक्ट? क्या हम एक ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में एक ऐसा कानून हो इंडियन डिवोर्स एक्ट? क्या हम एक ऐसे कानून की कल्पना नहीं कर सकते कि विक्टिम ऑफ मैरिज एक्ट उन महिलाओं के भरण पोषण के लिए जो पीड़ित हैं अपने वैवाहिक जीवन में? बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं। और जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक इस देश का भला भी नहीं हो पाएगा। भारत का संविधान एक बड़े अम्ब्रेला के समान है जिसके अंदर ये पूरा देश रह रहा है। संविधान से आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो संविधान में लिखे प्रावधानों को लेकर के इतना विवाद क्यों है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी एक पक्ष को सुन के या एक पक्ष को नजरअंदाज करके कानून नहीं बनाया जा सकता है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, लंबी लंबी चर्चाएं होनी चाहिए, और वो चर्चाएं इस देश की जनता सीधा प्रसारण उसका देखे। लेकिन इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि 2024 के इलेक्शंस की तैयारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे करी जा रही है और पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है राहुल गांधी की फ्लाइंग किस की। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। बाकी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स के अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।